A very good morning to all of you and once again you are most welcome on my YouTube channel JM Rank Booster। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल JM Rank Booster पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक भूगोल में अध्ययन किया और आप सभी ने देखा, कुछ चीज़ों को समझा कि कैसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, आकाशगंगाएं बनी, सौरमंडल बना और उस सौरमंडल में कुछ पिंडों की गतियाँ किस प्रकार चीज़ों को प्रभावित करती है। और फिर उसी में हमने बाकी ग्रहों का अध्ययन किया, उपग्रहों का अध्ययन किया और उसके बाद हम लास्ट में पृथ्वी को समझने की कोशिश की और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों को देखा और फिर पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जाना कि कैसे कैसे पृथ्वी के ऊपर चीज़ें बनी, यानी पृथ्वी पर दिखने वाले भौतिक चीज़ों का विकास कैसे हुआ, कैसे वो चीज़ें बनी। तो हमने इन चीज़ों का अभी तक अध्ययन किया और फिर हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक, चूंकि अभी तक हम पृथ्वी के बाहरी या कुछ बाहरी पिंडों का अध्ययन उस पूरे एक व्यापक सोच के साथ अध्ययन कर रहे थे, लेकिन जब बात अंत फिजिकल ज्योग्राफी की आती है और फिजिकल ज्योग्राफी में स्थलीय भाग की बात करते हैं, यानी स्थलीय मंडल की बात करते हैं, तो स्थलीय मंडल के साथ हमें सबसे पहले ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि जिस धरातल पर हम रहते हैं, आखिर हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है उस जमीन के नीचे क्या है। तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा और देखा कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार दाब ताप घनत्व किस प्रकार डिफरेंट होते हैं और जो भूकंपीय अर्थक्वेक वेव्स होती हैं या भूकंपीय तरंगें होती है वो किस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर गमन करती है, कहीं उनकी स्पीड ज़्यादा तो कहीं कम, और वो द्रव में किस प्रकार कहाँ पृथ्वी के अंदर द्रव से वो क्रॉस नहीं होती है। ये सब चीज़ें हमने जानी और उसके बाद हमने रॉक्स को समझा कि रॉक किस प्रकार से रॉक्स खनिजों के संगठन से बनती है और रॉक्स कितने प्रकार की होती है। रॉक्स कभी जमीन के अंदर यानी स्थलीय भागों के अंदर तो कभी बाहर हमें दृश्य रूप में देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने अब तक अध्ययन किया। तो आज हम उन्हीं सब टॉपिकों से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक एक क्वेश्चन को मैं समय दूंगा, आपको वीडियो में देखते देखते आपको ये क्वेश्चन खुद से भी करते हुए चलना है और अपने मन में एक आंसर सेट करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा है, यानी अपने आप को इवेलुएट करना है, अपने आप का परीक्षण करना है। तो आइए करते हैं उन क्वेश्चंस को। हमने कुछ क्वेश्चंस को पहले भी किया, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार की खोज किसने की, यानी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी पहली बार किसने दी। तो आपने देखा गैलीलियो, लेमेत्रे, कोपरनिकस, एडविन हम्बल। तो आपने देखा जब मैंने आपको बताया कि पहली बार टोल्मी नाम के वैज्ञानिक ने 140 ईस्वी में पहली बार ब्रह्मांड की सोच को दुनिया के सामने रखा और फिर किस प्रकार अलग अलग तरीके से पहले जियोसेंट्रिक फिर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कोपरनिकस के द्वारा दी गई। पहली बार बताया गया कि पृथ्वी के बीच में ब्रह्मांड के बीच में सूर्य है और बाकी सब इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये पहली बार कोपरनिकस ने बताया, लेकिन फिर दूरबीन की सहायता से एडविन हम्बल साहब ने ये बताया कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं सूर्य और अन्य पिंड ये सब ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। ये पहली बार और ये ब्रह्मांड फैल रहा है, ये पहली बार एडविन हब्बल ने बताया। तो इसका आंसर सही होगा एडविन हब्बल। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है। आपने जब हमने डिस्कस किया बिग बैंग थ्योरी जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री लार्ज लेमेंतर द्वारा दी गई, तो उसमें हमने देखा कि लगभग आज से 13.7 या 13.8, आप मार्केट से कोई भी पुस्तक देखेंगे तो लगभग
13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले का समय आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.7 या 13.8 मानी जाती है। तो आप देखेंगे 13.8 बिलियन ईयर। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? 13.8 ईयर। तो आप देखेंगे 13.8 ईयर। नेक्स्ट, बिग बैंग के बाद सबसे पहले बने, बिग बैंग के बाद सबसे पहले बने वो कौन सी चीज़ थी कि जो बिग बैंग, यानी हमने देखा कि हम बिग बैंग के अनुसार हम मानते हैं कि बहुत पहले संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित था। बढ़ते दाब, ताप और घनत्व के कारण इसमें विस्फोट हुआ और अन्य पिंडों की उत्पत्ति हुई। और वो जो पहली बार विस्फोट के बाद पहली बार जो पिंड बने वो क्या कहलाए? जैसा कि हमने समझा था, वो सारे के सारे गैलेक्सीज यानी आकाशगंगा कहलाए। और फिर आकाशगंगा से स्टार बने और स्टार से फिर सोलर सिस्टम या कहे सोलर सिस्टम या फिर कहे कि सोलर सिस्टम या बाकी अन्य अदर सॉलिड्स, बाकी अन्य पिंड बने। तो आपने देखा कि पहली बार बिग बैंग के बाद सबसे पहले गैलेक्सीज बनी। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यानी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स, स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी? यानी जैसा कि आपने समझा कि एक बिंदु में विस्फोट होता है और गैलेक्सीज बनती है, यानी और बाकी चीज़ें इस गैलेक्सी के बाद बनी होगी। तो आपको आंसर आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझना है, यानी कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप आंसर इजीली दे पाएंगे। तो आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आंसर खुद पे खुद आएगा। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ये आपको याद रखना है, प्लेनेट। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेमेत्रे किस देश के वैज्ञानिक थे? यानी मैंने अभी आपको बताया कि लार्ज लेमेत्रे या लेमेंतर बेल्जियम के क्या थे? खगोल शास्त्री थे। बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड की अवस्था क्या थी? अब ऐसे क्वेश्चंस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और आप कॉन्सेप्ट समझ के खुद ब खुद आंसर दे पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पुस्तक से, मार्केट से खरीदी हुई किसी भी बुक्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। हो सकता है किसी बुक्स में कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो मैंने भी इसको लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने जो पुस्तक खरीदी है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। लेकिन हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, कॉन्सेप्ट को देखा है और आपने ये चीज़ समझी है, जो कि मेरी आपको पहले या दूसरे लेक्चर में देखने को मिली कि बहुत पहले, जैसे कि माना जाता है 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित था। बढ़ते टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब के बढ़ते हुए इस बिंदु पर विस्फोट हुआ। अब जब बढ़ते हुए टेम्परेचर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड की अवस्था, यानी अकॉर्डिंग टू बिग बैंग व्हाट वाज द अर्ली कंडीशन ऑफ यूनिवर्स, तो कैसा ब्रह्मांड रहा होगा? ठंडा एवं विशाल। कभी नहीं हो सकता, गर्म चीज़ों से गर्म ही बनेगी। तो इसका मतलब हुआ कि अधिक टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी अधिक का मतलब टेम्परेचर अधिक होगा, तो ठंडा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठंडा एवं विशाल, कोल्ड और लार्ज नहीं हो सकता। ठोस
विस्फोट होगा उसके अंदर डेंसिटी, अधिक ताप यानी उष्मा, गैस भी कहीं ना कहीं बनी होगी, ये भी नहीं हो सकता। स्थिर, अब कोई विस्फोट होगा तो एकदम से चीजें स्थिर नहीं होगी, तो इसका मतलब स्थिर भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे गर्म एवं सघन यानी हॉट एवं डेंस, उसके अंदर विस्फोट ही इसी वजह से हुआ कि वो हॉट एवं डेंस था। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आपने देखा, आप चीजों को समझेंगे और कुछ इस तरीके से देखेंगे तो आंसर अवश्य ही बहुत इजीली कर पाएंगे। आपने देखा कि ये सूर्य है और सूर्य से सबसे पास वाला ग्रह मैंने कहा आपको मर्क्यूरी, और ये सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे छोटा सूर्य के पास वाला ग्रह है। तो आप देखेंगे मर्क्यूरी के बाद वीनस और फिर अर्थ और नेक्स्ट मार्स और नेक्स्ट जुपिटर। ये सबसे बड़ा बृहस्पति क्या है? हमारे सौर मंडल का यानी बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर या फिर कहे बृहस्पति। और सबसे छोटे की अगर कभी बात की जाए तो सबसे छोटा ग्रह होगा बुध। मैं आपको क्वेश्चंस का जो पैटर्न समझा रहा हूं वो इजी टू मॉडरेट यानी बहुत इजी से अभी मध्यम स्तर का रहेगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का पैटर्न भी थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा, और थोड़े क्वेश्चंस आपको लेंथी देखने को मिलेंगे, लंबे देखने को मिलेंगे, बड़े देखने को मिलेंगे। जैसा कि आजकल आप देख पा रहे होंगे पिछले पीएससी वाले एग्जाम में, यूपीपीएससी वाले एग्जाम में आपने देखा कि क्वेश्चंस का पैटर्न काफ़ी बड़ा था, यानी वो उसको पढ़ने में काफ़ी समय जा रहा था। तो क्वेश्चंस का पैटर्न उस पैटर्न के तरीके के क्वेश्चन हम आने वाले समय में अवश्य ही करेंगे। नेक्स्ट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये वनडे एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, सभी वनडे एग्जाम में, और इसका आंसर सभी जानते हैं कि ये मंगल ग्रह है। और आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग लाल है। और आपको याद रखना है कि मंगल या मार्स के 2 मून भी है, मार्स हैव 2 मून, और उनके नाम क्या है? डिमोस और फिबोस। आपको याद रखना है कि वो दो कौन से उपग्रह है मंगल के? डिमोस और फिबोस। नेक्स्ट, यूरेनस किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनस किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? अब यूरेनस यानी अरुण ग्रह क्या विशेषताएं रखता है? अब अरुण की विशेषताएं मैंने आपको सारी विशेषताएं लगभग बता रखी है, और इसमें से सबसे पहले देखेंगे कि ये सूर्य से 7वें नंबर का यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और 3 और 3 6, और ये 7वें क्रम का ग्रह है। और इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये है कि शुक्र और अरुण सौर मंडल के मात्र वो 2 ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों की अपेक्षा दूसरी यानी बाकी ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमते हैं। जहां बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है, तो वहीं अरुण और शुक्र दूसरी दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये वाला हुआ, और दूसरा अरुण जो ग्रह है वो काफी ज्यादा अपने अक्ष पर झुका हुआ है, इसीलिए
और ग्रहों की अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, लगभग 60 डिग्री। तो इसीलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। तो आप देखेंगे रिंग्स की वजह से विशेषताएं, नहीं ऐसा भी नहीं है। साइड वे रोटेशन, रेड कलर और हीट। तो आपको सीधा सीधा इसमें साइड वे रोटेशन का आपको दिख रहा है कि ये साइड वे रोटेशन का मतलब शुक्र और अरुण, ये वो दो ग्रह हैं जो बाकी ग्रह से अलग दिशा में चक्कर लगाते हैं। किस ग्रह का घूर्णन सबसे धीमा है? ये शायद मैंने आपको नहीं बताया कि किस ग्रह का घूर्णन, अपने अक्ष की बात कर रहे हैं कि अपने अक्ष पर, यहाँ बात घूर्णन की यानी रोटेशन की हो रही है। और रोटेशन का मतलब किसी एक बिंदु के परितः घूमना, यानी मैं एक जगह खड़ा होकर के अपने ऐसे घूमता रहूं तो उसको हम रोटेशन कहेंगे। यानी इस पेन को एक ही जगह रख के ऐसे घुमाते रहे, ये पेन अपने आप में कहीं दूसरी दिशा में या दूसरी जगह कहीं अपनी स्थिति को ना छोड़ते हुए वो घूमता रहे, वही क्या है? रोटेशन है, वही घूर्णन है। तो किस ग्रह का घूर्णन सबसे धीमा है, यानी सबसे ज्यादा समय में कौन अपने अक्ष पर रहते हुए सबसे ज्यादा समय में घूमता है? तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शुक्र यानी सूर्य से दूसरे क्रम का ग्रह सबसे ज्यादा समय, लगभग अप्रोक्स 243 डेज अपने अक्ष पर घूमने में लेता है, जहां अर्थ 24 घंटे या एग्जैक्ट कहे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है, वहीं शुक्र 243 दिन, सूर्य 243 दिन अपने अक्ष पर घूमने में लेता है। नेक्स्ट, सूर्य का मुख्य संघटक तत्व क्या है? यानी सूर्य के कॉम्पोजिशन में किस चीज, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है, यानी जिन चीजों से मिलकर सूर्य बना है उनमें किसकी अधिकता है? तो मेन कॉन्सिक्वेंट ऑफ सन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि सूर्य जो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा, जीवन के लिए, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत है, और वो ऊर्जा सूर्य से हमें कैसे, किस क्रिया के अनुसार मिलती है? तो हमने उसको देखा है कि सूर्य के अंदर एक क्रिया होती है और जिसको नाम दिया जाता है नाभिकीय संलयन, जहां दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का बड़ा नाभिक, दो हाइड्रोजन के छोटे नाभिक मिलकर हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, और इस क्रिया के फलस्वरूप बहुत सारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। यानी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, और जब हमने सूर्य को पढ़ा, सूर्य का अध्ययन किया और उसमें भी कॉम्पोजिशन ऑफ सन पढ़ा, तो हमने देखा कि सूर्य किन चीज़ों से मिलकर बना है। सूर्य के अंदर 78%, जहां 78% हाइड्रोजन, 78% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 4% अदर्स, यानी बाकी चीजें। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? सूर्य का मुख्य संघटक तत्व सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट, किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? अब मैंने कहा अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। ये बहुत इजी है। इजी कैसे है? इजी ऐसे है कि मैंने आपको बताया कि अपने अक्ष पर घूमने, सबसे धीमा घूमने वाला,
अपने अक्ष पर सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह शुक्र है, जो लगभग 243 दिन अपने अक्ष पर घूमने पर लेता है। अब आप मान के चलिए कि सामने से जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मान के चलिए आपके हाथ में टॉर्च है और मैं ऐसे ऐसे धीरे घूम रहा हूं, ऐसे समझिए, और मैं पूरा एक चक्कर लगाने में 243 दिन लेता हूं। यानी आप देखेंगे 200, उसको आप मान के चलिए 200 दिन मान लीजिए, आप देखेंगे कि 100 दिन मेरे इस हिस्से से इस हिस्से तक प्रकाश रहेगा और 100 दिन मेरी पीठ आपके सामने रहेगी। अब आपने देखा कि 243 दिन में क्या है, शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, यानी उसका एक फेस कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का एक तरफ का हिस्सा इसका आधा दिन यानी 121 दिन के आसपास सूर्य के प्रकाश के सामने रहेगा। तो दिन किसका लंबा होने वाला है? वीनस का होने वाला है, यानी शुक्र का लंबा ऑटोमेटिक होएगा ही होएगा, चूंकि वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाने पर सबसे ज्यादा दिन या उसकी स्पीड सबसे कम है। ग्रहों के बीच दूरी मापने की इकाई क्या है? लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU और किलोमीटर। ये काफी छोटी दूरियों को यानी स्मॉल डिस्टेंस को मापने का काम करता है। यानी लाइक दो शहरों के बीच की दूरी, दो गांवों के बीच की दूरी या इस तरह की दूरियां आप देखेंगे मापने का काम, या एक देश से दूसरे देश की दूरी मापने का काम हम किलोमीटर में करते हैं। और आप देखेंगे कि लाइट ईयर और पारसेक भी क्या है, अपने आप में दूरी के मात्रक है या यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, लेकिन हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को भी समझा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं। और वो कितनी है? वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर उल्टा घूमता है? अभी मैंने आपको बताया कि जब हम सौरमंडल का अध्ययन हमने किया तो दो ऐसे ग्रह को हमने समझा, शुक्र और अरुण। तो वो और बाकी अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा ग्रह वीनस आपको देखने को मिलता है कि जो अपनी दूरी पर उल्टा घूमता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैनेट्स मैंने आपको बताया और उनमें से मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ यूरेनस आपको बताया कि वो एक तो सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, और वीनस की तरह वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लेनेट हैं जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा वो उल्टे चक्कर लगाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस, या कहे अरुण। शनि ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा वलय या रिंग्स, सबसे ज़्यादा वलय या रिंग किसके चारों ओर हैं? वो शनि के चारों ओर हैं। नेपच्यून ये हमारे सौरमंडल का सबसे बाहर वाला ग्रह है, सबसे बाहर, यानी आउटर ग्रह में भी जो हम आंतरिक और बाह्य ग्रह के रूप में ग्रहों को वर्गीकृत करते हैं, बाह्य ग्रहों में भी ये सबसे यानी 8वें क्रम का ग्रह है। और जुपिटर यानी बृहस्पति, जो हमने अभी किया कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बिगेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, सूर्य का बाहरी वातावरण कहलाता है। तो आपने देखा कि जब हम सूर्य की बात करते हैं, ये कोर, ये हम सूर्य की बात की, इसने ये वाला इसका कोर भाग, ये
ये विकिरण क्षेत्र, विकिरण यानी रेडिएशन एरिया, ये संवहनीय क्षेत्र। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ आउटर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, यानी जब हमने सूर्य को पढ़ा था तो अब ये इस सूर्य के बाहरी लेयर से ऊपर की बात हो रही है, इसके आवरण की बात हो रही है। तो हमने देखा कि इस वाले भाग को, जो सूर्य के आउटर लेयर के सबसे पास वाला भाग है, उसको हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक इसके ऊपर वाले भाग को क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और लास्ट वाले भाग को हम कोरोना के नाम से जानते हैं, कोरोना के नाम से जानते हैं। और जब सूर्य ग्रहण की क्रिया होती है, सूर्य ग्रहण की क्रिया में यानी चंद्रमा जब सूर्य के सामने आ जाता है और सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, कभी कभी वो चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल ठीक सामने आ जाता है और हमें सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य का बाहरी वातावरण का प्रकाश दिखाई देता है, तो दिखाई देने वाले भाग को भी हम कोरोना के नाम से जानते हैं। यानी सूर्य का सबसे बाहरी वाला वातावरण का सबसे बाहरी भाग को हम कोरोना के नाम से जानते हैं। सौरमंडल का निर्माण किस सिद्धांत से समझा जाता है? सोलर सिस्टम फॉर्मेशन एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर थ्योरी, टाइडल थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी। तो हमने अभी पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा और वहाँ कुछ सिद्धांतों को समझा, टाइडल हाइपोथेसिस और निबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग हाइपोथेसिस। इस तरीके से हमने कई सारी चीज़ों को देखा, लेकिन हमने वहाँ नेबुलर हाइपोथेसिस को सबसे ऑथेंटिक माना, और उसके पीछे का कारण ये है कि जब हम बिग बैंग की बात करते हैं, बिग बैंग को भी ऑथेंटिक माना जाता है, लेकिन जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो बिग बैंग को हम यूज़ करते हैं या देखते हैं बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की बात की जाती है। लेकिन नेबुलर थ्योरी वहाँ बात करती है सोलर सिस्टम की, और सोलर सिस्टम यानी ग्रहों के उत्पत्ति की, फॉर्मेशन की। तो सौर मंडल का निर्माण किस सिद्धांत से समझा जाता है? यानी आपको आंसर देना है नेबुलर हाइपोथेसिस। ये टाइडल थ्योरी और स्टडी स्टेट थ्योरी भी, स्टडी स्टेट थ्योरी, इन्फ्लेमेटरी थ्योरी और पल्सेटिंग थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, ये चार थ्योरी मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स में बताया कि ये चार सिद्धांत यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर दिए गए थे। तो आपको ये वाला और ये वाला तो वैसे ही कट कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांत दिया गया और स्टडी स्टेट भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर दिया गया। तो नेबुलर हाइपोथेसिस को हम ऑथेंटिक कैसे मानते हैं? क्योंकि माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति, जो हमने देखा मोनोस्टिक थ्योरी में देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, इसको ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। तो इसका आंसर होगा नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुलर या निहारी का परिसंकल्पना। तो आपने देखा कि सौरमंडल का निर्माण किस सिद्धांत से समझा जाता है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? अभी हमने जब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पढ़ना शुरू किया तो हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांटकर देखा, यानी ये पृथ्वी के, इसको केंद्र बिंदु मानिए, तो हमने इसको ऐसे बांट करके देखा और देखा कि ये वाला भाग, इसको हमने नाम दिया कोर, केंद्र वाला भाग, और इसको नाम दिया मेंटल, और ये वाला जो सबसे बाहर वाला, इसको नाम दिया क्रस्ट। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आप देखेंगे मेंटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फीयर। तो आपने देखा कि बाहरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट।
मोहरोविक, ये चिक लिखा हुआ है, वी विक। डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन, यानी मोहरोविक संततता किसके बीच होती है। यानी आप देखेंगे, आपको याद रखना है कि जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, ये हमारा क्रस्ट है। तो क्रस्ट को दो भागों में बांट देते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ये दोनों क्रस्ट है। इसको 1A और 1B लिख देते हैं। ऐसा मान के चलिए कि ये दोनों एक ही हैं, तो 1 और 1 इसको A और इसको B लिख देते हैं। तो ये इन दोनों को अलग करने वाली जो लेयर है उसको हम कोनराड डिसकंटिन्यूटी नाम देते हैं। डिसकंटिन्यूटी यानी क्रस्ट के ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को, यानी अपर और लोअर भाग को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है, असमानता है, उसका नाम है कोनराड। अब आप देखेंगे ये क्या है, लोअर क्रस्ट। और अब हम इसी प्रकार से इसके मध्य भाग को, पृथ्वी के मध्य भाग को, ये ऊपर वाला भाग और ये मध्य वाला भाग, ये मध्य वाले भाग को भी हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। इसको अपर और मध्य भाग को कहते हैं मेंटल, अपर मेंटल, और ये लोअर मेंटल। तो इन दोनों भागों को, ये वाली जो यहां पर, यानी जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है, उसको हम कहते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो यही है कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को बांटने वाली, इसका पहले आंसर देखेंगे, मोहरोविक असंततता किसके बीच पाई जाती है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि क्रस्ट और मेंटल, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप यहां देखेंगे तो अभी आपको मिला मोहरोविक। अब आप इसके ठीक नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम नाम देते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। और फिर इसी प्रकार जब आप देखेंगे, ये हुआ अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रेपिटी। अब जब यहाँ आएंगे, यानी कोर और लोअर मेंटल, और कोर को भी दो भागों में बांट देते हैं, ये आउटर कोर और ये इनर कोर। आप देखेंगे कि जब लोअर मेंटल और आउटर कोर, यानी इन भागों को अलग करने वाली जो ये लेयर है, इसको नाम देंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक इसी प्रकार से जब हम आउटर कोर यानी आउटर कोर और इनर कोर को अलग करते हैं, यानी ये वाली, तो इसको नाम देंगे हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले देखना है कि ये वाला भाग, आपको बताता चलूं, ये वाला भाग यहां से यहां तक आप इसको मान के चलते हैं कि ये क्रस्ट है, और इसको दो भागों में बांटते हैं। तो इनको बांटने वाली जो लेयर है इसको नाम देते हैं कोनराड। फिर ये वाला जो इसका क्रस्ट का डाउन वाला भाग है और अपर मेंटल, इनको जो अलग करने वाला भाग है वो लेयर है, वो है मोहरोविक।
और इसी प्रकार अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाला जो असमानता है या डिसकंटिन्यूटी है वो है हमारी रेपिटी। इसी प्रकार से आउटर कोर और लोअर मेंटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी वो है गुटेनबर्ग, और अंतिम आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेहेमैन डिसकंटिन्यूटी। तो आपको ये याद रखना है, ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अक्सर आपको इस तरीके का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन आयोग के किसी भी एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। लेहेमैन डिसकंटिन्यूटी सेपरेट। अब आपने देखा कि लेहेमैन डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, यानी लेहेमैन जो असमानता है वो किन को अलग करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेहेमैन ये आउटर कोर और इनर कोर इन दोनों को अपने आप में अलग करने का काम करती है। तो ये आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने का काम करेगी लेहेमैन डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का केंद्र मुख्यतः किससे बना है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, निकेल और एल्यूमिनियम। तो आप देख लेंगे, इसको भी हमने किस प्रकार से देखा था कि ये पृथ्वी का सेंटर है, ये पृथ्वी का सेंटर है यानी केंद्र भाग है, और ये पृथ्वी का कोर और ये मेंटल, और ये वाला भाग आउटर वाला, सबसे आउटर वाला भाग ये आप देखेंगे ये हमारी पृथ्वी का आउटर क्रस्ट है। तो अभी हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, पृथ्वी का केंद्र मुख्यतः किससे बना है। तो जब हम बात पृथ्वी में उपस्थित तत्वों की करते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले भाग को जो हम अध्ययन कर चुके हैं इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। पृथ्वी का बाहरी भाग यानी क्रस्ट, यानी पृथ्वी का बाहरी भाग आप देखेंगे कि क्रस्ट किससे मिलकर बना है, इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनकर बना है। दूसरे वाला भाग इसको हम सीमा के नाम से जानते हैं, या कहे कि मेंटल इसको हम सीमा के नाम से जानते हैं, यानी ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। और इसी प्रकार से हम केंद्र वाले भाग को नीफे के नाम से जानते हैं, यानी निकिल और प्लस फेरस, यानी कि निकिल और लोहा इसके केंद्र भाग में होता है। तो ये आपको याद रखना है, चूंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में, यानी क्रस्ट में, मिडिल भाग में या केंद्र में वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन तत्वों की अधिकता है। तो ये आपको याद रखना है कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम बाहरी, बीच वाले भाग में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और बीच वाले भाग में निकिल और फेरस। एस वेव्स किस परत से होकर नहीं गुजरती। मैंने आपको याद रखने का एक तरीका बताया कि पी वेव से आपको याद रखना है कि पी वेव्स तीनों माध्यमों में पदार्थ की तीनों फॉर्म्स में चलती है। लेकिन मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि आपको एस से क्या याद रखना है, सॉलिड्स मतलब ठोस। ये भूकंपीय तरंगे जो 3 प्रकार की होती है, PSL, L4 मैंने बताया आपको लव वेव्स,
या सरफेस वेव्स वो पृथ्वी के केवल बाहरी भागों पर मूवमेंट करती है। लेकिन आप देखेंगे कि पी वेव्स तीनों में चलती है, लेकिन एस जो कि सॉलिड्स है वो केवल सॉलिड में चलती है। तो एस वेव्स किस परत से होकर नहीं गुजरती? तो हमने अध्ययन किया कि एस वेव्स जो हमारा कोर का बाहरी भाग है वहां से नहीं गुजरती, और माना जाता है कि कोर के ठीक यानी आउटर कोर वाला भाग द्रवित फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर होगा आउटर कोर। आउटर कोर। पृथ्वी का मध्य भाग तो बिल्कुल सेंटर वाला भाग तो ठोस माना जाता है, लेकिन ठीक मध्य भाग के केंद्र से जैसे थोड़ा बाहर को चलते हैं, यानी केंद्र के बाहरी वाला भाग, इसको द्रवित फॉर्म में माना जाता है। और देखा जाता है कि ये सॉलिड वेव्स यहाँ से जब गमन करती है तो ये यहाँ गुम हो जाती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भाग द्रव की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मुख्यतः किससे मिलती है? आप देखेंगे वोल्कानो से हमें, यानी कि ज्वालामुखी से हमें जानकारी तो पृथ्वी के आंतरिक भागों की मिलती है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र भाग तक नहीं मिलती है, बल्कि वोल्कानो से होने वाली क्रिया ऐसा माना जाता है और प्रमाणिक है कि अपर मेंटल वाली लेयर से जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो अपर मेंटल से होता है, यानी पृथ्वी के मध्य भाग के ऊपरी सिरे से वो उद्गार बाहर एक क्रेटर से निकलता है, ज्वालामुखी के रूप में बाहर देखने को मिलता है। यानी ड्रिलिंग यानी छेद करके हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं। माइनिंग यानी खनन करके हम खनन करते जाए और पता करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आज तक सबसे गहरा गड्ढा 12 किलोमीटर का रसिया के द्वारा खोदा गया, और उससे ज़्यादा गहराई में आज तक कोई खड्डा खोद करके जा नहीं पाया है। और जो कि पृथ्वी की त्रिज्या हमने कहा कि 12 किलोमीटर तक से ज़्यादा गहरा गड्ढा आज तक कोई नहीं खोद पाया है, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या इतना है तो 1% के भी आसपास तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हम सेस्मिक वेव्स को देखें, यानी भूकंपीय तरंगों को देखें, और वो कहाँ किस प्रकार से गमन करती है, उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना कहाँ किस प्रकार की है, क्योंकि उनकी अपनी विशेषताएं होती है कि वो किस प्रकार के पदार्थों में किस प्रकार से गमन करती है, उनकी अपनी विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः किससे बनी हुई है? यानी महाद्वीपीय का मतलब वो पृथ्वी का बाहर वाला हिस्सा जहां हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, वो स्थलीय भाग वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। यानी आपसे देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। अभी आपसे पूछा है कि महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः किससे बनी है। एक बार आपसे पूछा कि धरातल या पृथ्वी का बाहरी भाग या क्रस्ट किससे मिलकर बनी है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ, आपको मैंने बताया, सिलिका और एल्यूमिनियम, जिससे बाहर वाली लेयर को हम सियाल के नाम से, मध्य वाली को सीमा के नाम से, और सेंटर वाले को नीफे यानी निकिल और फेरस के नाम से जानते हैं। तो आंसर होगा सिलिका और एल्यूमिनियम। आग्नेय चट्टानें बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आग्नेय का मतलब अग्नि से, आपको याद रखना है, यानी पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार से निकला हुआ उसको ठंडा होकर जो चट्टानें बनेंगी हम उनको आग्नेय चट्टान कहेंगे। तो आग्नेय चट्टानें बनती है, यानी इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म अवसाद, मेग्मा, परते, जीवाश्म, यानी आपको देखने को मिलेगा आग यानी ज्वालामुखी से निकला हुआ वो पदार्थ जो ठंडा होकर चट्टान का रूप लेता है, हम उसको मैग्मा कहते हैं। और आग्नेय चट्टान जो आग से बनती है वो मैग्मा से क्या है, मिलकर मैग्मा से बनी होती है।
तलछटी चट्टाने का मुख्य गुण क्या है? मेन फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी जब हमने अध्ययन किया, मैंने आपको बताया कि चट्टाने 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो आपने देखा कि चट्टाने या रॉक्स 3 प्रकार की होती है। तो तलछटी चट्टानों का मुख्य गुण क्या होता है? आपको क्या लगता है कि जो सेडिमेंट्री हमने अध्ययन किया, जो सेडिमेंट्री अवसाद या कुछ चीज़ों के इकट्ठा होने से बनेगी, तो वो बारी बारी क्या है कि कुछ पदार्थ वायु से या बह करके या किसी प्रकार से वो आएंगे और इकट्ठा होंगे। तो इसका मतलब लेयर लगातार बनती रहेगी। तो उस प्रकार से आपको कुछ परतदार संरचना, जब सेडिमेंट्री रॉक्स का आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि पदार्थ लगातार 1 मिनट में नहीं बल्कि वो कुछ समय में इकट्ठा होंगे। तो वो जब उस समय कुछ समय में इकट्ठा होंगे तो वो पदार्थ आएंगे और ऐसे लेयर के रूप में एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते रहेंगे। और ऐसे अवसादों के इकट्ठा होने से बनी चट्टानों को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो ऐसे में उनकी क्या विशेषताएं होती है कि वो परतदार संरचना रखती है या उनके अंदर देखने को मिलती है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? ये हम पहले ही देख चुके हैं कि कोयला एक बहुत लंबे समय में जीवाश्मों के पृथ्वी के नीचे दबे होने से बनने वाली चट्टान है। यानी जीवों के अवशेषों से मिलकर बनी हुई चट्टानें। कुछ चट्टानें जीवों के अवशेष से भी बनती है और उनमें एक होती है कोयला। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेयस, सेडिमेंट्री। आग्नेयस मतलब आग से बनी हुई या अवसाद से बनी हुई या मेटामॉर्फिक या वोल्कानिक। तो इग्नियस भी नहीं है, सेडिमेंट्री कोयला सेडिमेंट्रिक भी नहीं है, ये मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित यानी जीवाश्मों के बदले अवशेष से बने हुए यानी उनका अलग रूप लेने से ये चट्टानें बनती है और इनको हम कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो हमने देखा कि जो हमारी आग्नेय चट्टान होती है, इग्नियस जिसको हम बोलते हैं, आग्नेय चट्टान यानी आग से बनी हुई यानी मैग्मा से बनी हुई यानी ज्वालामुखी से बनी हुई, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी इंट्रूसिव रॉक्स यानी अंतर्भेदी और दूसरी होती है हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये दोनों इग्नियस के तहत यानी आग्नेय चट्टानों के 2 रूप होते हैं, जिनमें एक इंट्रूसिव आग्नेय इग्नियस और दूसरा एक्सट्रूसिव इग्नियस। यानी अंतर्वेदी का मतलब अंदर बनी हुई और एक्सट्रूसिव का मतलब बाहर बनी हुई। यानी जब ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं तो कुछ मैग्मा कभी बाहर आ जाता है तो कभी छिद्रों में और नली में जमकर ही चट्टानें बन जाती है। जैसे कि हमने पहले अध्ययन किया, तो आप देखेंगे कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। तो ग्रेनाइट नीचे बनने वाली इंट्रूसिव यानी ज्वालामुखी के उद्गार में अंदर बनने वाली चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चट्टान उच्च ताप एवं दाब से बनती है? कौन सी चट्टान उच्च ताप यानी हीटेड प्रक्रिया से यानी वो गर्म रही होगी, तो ऐसी चट्टानें इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान हाई हीटेड और प्रेशर से मिलकर बनी होती है। ग्रेनाइट को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट को क्या कहा जाता है? चूंकि आपने देखा कि अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, और अंतर्वेदी के भी 2 रूप होते हैं और उनमें से एक होता है पातालीय। और जैसा कि हमने अध्ययन किया कि पातालीय का मतलब प्लूटोनिक। तो इन चट्टानों को
प्लूटोनिक के भी नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट को हम प्लूटोनिक के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में करती है? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, वर्गाकार या अनियमित, यानी वो अपने पथ का उसका कोई फिक्स पथ नहीं होता। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने सौरमंडल को समझा तो मैंने बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कभी नज़दीक तो कभी दूर होती है, यानी एक वो वृत्ताकार नहीं बल्कि एक दीर्घवृत्ताकार पर, यानी इलिप्टिकल वे पर क्या है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रमुख प्रभाव क्या है? यानी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उससे क्या बनता है, उससे क्या इफेक्ट आता है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से डे और नाइट ऐसा नहीं होता। डे और नाइट बनने का कारण मैंने आपको बताया कि जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे ऊपर टॉर्च मारे, मैं घूमूंगा तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने से क्या होगा, दिन रात होगा। सीजन्स कभी दूर कभी नज़दीक, तो कभी सूर्य की किरणें पृथ्वी के झुके होने के कारण किसी हिस्से पर ज़्यादा तो कभी कम। तो पृथ्वी के परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों ओर घूमने से सीजन्स बनेंगे, अलग अलग प्रकार के मौसम आपको दिखाई देंगे। तो इसका आंसर होगा सीजन्स, यानी मौसम अलग अलग होने का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना होता है। और टाइड्स, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों से टाइड्स आते हैं। और अर्थक्वेक अभी हमने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन अर्थक्वेक कंपन होने का कारण पृथ्वी का परिभ्रमण नहीं, कुछ और अन्य कारण होते हैं, वो हम जब अध्ययन करेंगे जब उसको समझेंगे। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है वह तिथि होती है। ये तिथि हम अध्ययन कर चुके हैं। उत्तरी आयनात, दक्षिण आयनात, विषुवत आयनात, ये हम सब अध्ययन कर चुके हैं। यानी कर्क रेखा का मतलब है कि वो पृथ्वी के ऊपरी वाले हिस्से में जब सूर्य की किरणें लंबवत 23.5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ेगी, तो इस को पूछा गया है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो वह कब होता है। और भारत इस रेखा पर ही स्थित है, तो लंबवत पड़ेगी तो गर्मी होगी। और गर्मी कब होती है, वो होती है बहुत ज़्यादा जून में, और वो तिथि होगी 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? तो आपको देखना है कि ग्रीष्म ऋतु तब होगी तब वहां किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने मकर संक्रांति को भी देखा, मैंने बताया कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, तो आपने देखा कि अब मकर संक्रांति का मतलब कि अब सूर्य मकर रेखा को छोड़ करके उत्तर की तरफ को गमन कर चुका है। तो इसका मतलब हुआ, और मैंने आपको वो तिथि बताई कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो मकर रेखा पर स्थित देशों में अब क्या होगी, अत्यधिक गर्मी होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? तो आप देखेंगे मार्च और मई ये ऐसा नहीं है, जून और अगस्त ऐसा भी नहीं है, सितंबर और नवंबर ऐसा होगा, गर्मी होगी। लेकिन आपको दिख रहा है कि दिसंबर और फरवरी भी ऑप्शन में है, तो आप इसको ज़्यादा सही मानेंगे, क्योंकि दिसंबर ही वो समय है जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। तो ये भी गलत होगा और ये एकदम राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, एपीहीलियन का अर्थ है, एपीहीलियन, इसको हम पेरीहीलियन और एपीहीलियन, पेरीहीलियन और एपीहीलियन, यानी ये वो तिथि है जब सूर्य पृथ्वी से या पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर, यानी एक बार पृथ्वी निकट तो एक बार दूर होती है। तो निकट होना 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो पेरीहीलियन होता है निकट और एपीहीलियन यानी दूर होती है। तो ये
फर्दरेस्ट फ्रॉम सन, ये सूर्य से क्या होगा, दूर वाली बात हो रही है। ज्वार भाटा की आवर्ती कितनी होती है, यानी एक दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है। तो ये जब हमने अध्ययन किया तो हमने देखा कि एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है, और उसके आने का कारण एक बार सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ पृथ्वी के किसी हिस्से पर, सपोज दैट ये वाला हिस्सा, इस पर ज्वार आता है तो दूसरे हिस्से पर शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न हुए अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के दूसरे सिरे पर ज्वार भाटा आता है, और एक ज्वार और दूसरे ज्वार के बीच में 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर रहता है, यानी 24 घंटे में 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स। नेक्स्ट, पेरिगी का संबंध है। पेरिगी आपको ठीक ऐसे ही याद रखना है, पेरिगी लाइक एज पेरीहिलियन और एपिगी लाइक एज एपीहिलियन। तो पेरिगी का मतलब क्लोजेस्ट या अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम मून एंड अर्थ नियरेस्ट टू मून, यानी अर्थ नियरेस्ट टू मून। इसका आंसर होगा सूर्य का ज्वार पर प्रभाव लगभग कितना होता है, इक्वल टू मून, हाफ ऑफ मून, 1/3 ऑफ मून, डबल ऑफ मून। ऐसे तो सूर्य आकृति में चंद्रमा से काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण चंद्रमा की शक्ति का ज्वार और भाटा की क्रिया के दौरान चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर लगभग 2 गुना ज़्यादा रहता है। 2 गुना चंद्रमा का होने के कारण आप समझिए कि सूर्य का आकर्षण जब चंद्रमा का लगभग 2 गुना होता है सूर्य से, इसका मतलब हुआ कि सूर्य का आधा होता है चंद्रमा से, तो ये हाफ ऑफ मून होगा, हाफ ऑफ मून होगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चंस हमने किए। आज देखें तो आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ में किसी बुक से कर लेने हैं, और इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे अपने भूगोल के नेक्स्ट टॉपिक पर। वो चर्चा कल करेंगे और देखेंगे पृथ्वी के स्थल मंडल में कुछ और अन्य घटनाओं को, कुछ अन्य उत्पन्न बलों को जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार से पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, उनकी आकृतियों को प्रभावित करते हैं, तो उनका हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए यहीं तक, और सभी से मेरा एक ही निवेदन कि लगातार वो क्लासेस को लाइक्स करते रहे, शेयर करते रहे, और इन क्लासेस से अलग किसी पुस्तक से भी अध्ययन अवश्य ही करते रहे, ताकि आपको ये मालूम हो, आप अपना आत्मनिरीक्षण करें, आप अपने आप को इवेलुएट कर पाए कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम आपको ये पता चलता रहे और आप आने वाली किसी भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आ सके, तो आप अपने अध्ययन को लगातार करते रहिए। यही मेरी आपसे कामना है, यही मेरी कामना है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।